हेलो स्टूडेंट्स, आपका यूपीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में आपका स्वागत है। इससे पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आज ये 3rd वीडियो है। इसमें मैं आपको 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करके करा रही हूँ और ये 1 लाइनर की फॉर्म में है, यानी कि मैंने 4 ऑप्शन नहीं लिखे बल्कि जो सही है उसी को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। इससे आपको हेल्प क्या मिलेगी? देखिए, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सेम टू सेम छप के आता है। हाँ, कुछ क्वेश्चन सेम टू सेम भी आ जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपको अगर कुछ क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे तो आप एलिमिनेट तो कर ही पाएंगे ना। तो एलिमिनेशन के लिए बहुत अच्छी टेक्निक है ये कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाएं और आपको एक आइडिया भी मिलेगी कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि जो टप्पा स्टाइल होता है, म्यूजिक का एक टप्पा स्टाइल है, वाज रिफाइंड एंड डेवलप्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्परर्स कोर्ट। कि मुगल एम्परर की कोर्ट में, ठीक है, कौन से मुगल एम्परर की कोर्ट में म्यूजिक का टप्पा स्टाइल फेमस हुआ। ठीक है, तो ये एक तरीके से आर्ट एंड कल्चर का ही क्वेश्चन है। तो आर्ट एंड कल्चर ये आपका मीडिएवल हिस्ट्री से पूछा गया है, मीडिएवल हिस्ट्री में मुगल काल से पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है ये है मोहम्मद शाह। तो इसके अलावा भी यहाँ पर जैसे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे थे, अकबर, जहांगीर या फिर दूसरे बहादुर शाह जफर। तो इसका आंसर क्या था? मोहम्मद शाह। तो अब आपको पता लग गई होगी कि टप्पा स्टाइल म्यूजिक किसके लिए है? मोहम्मद शाह के दरबार में हुआ था ये फेमस। इसके बाद है पॉप वेनेडिक्ट 16th। कौन सा है? पॉप वेनेडिक्ट 16th। ये रिसेंटली अभी इनकी मृत्यु हुई है। तो वो कौन थे? हमें भी नहीं पता था इससे पहले, और रिसेंटली मृत्यु हुई यानी कि 2023 या 22 में ही हुई होगी। तो ये थे नेटिव के एक ये थे जर्मनी के एक नेटिव, जर्मनी के रहने वाले थे, जर्मनी के प्रसिद्ध पर्सनैलिटी थी ये, और फर्स्ट पॉप टू रिज़ाइन इन 600 ईयर्स। 600 ईयर्स में इन्होंने रिज़ाइन किया था। अब इससे रिलेटेड क्या इसका डिस्कशन है, तो एक बार गूगल या एआई जेमिनी को सर्च करके देख सकते हैं। ये मुझे इसके बारे में खुद भी बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, तो उसके लिए मैं आपसे चाहूँगी माफ़ी। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन अब नेक्स्ट कि जो प्लेस होता है रिवॉल्ट 1857 का, और जो स्टार्ट हुआ था रिवेलियन, वो कहाँ हुआ था और कौन सा पहले हुआ था कौन सा बाद में। ये आई थिंक अरेंजमेंट का क्वेश्चन था जिसमें हमें लगाना था कि पहले कहाँ हुआ। तो ये बहुत, आप ये कहोगे, थोड़ा सा अंदर तक पढ़ने वाला डीप क्वेश्चन है, क्योंकि सारे ही एक ही, बस सबका ईयर तो एक है लेकिन मंथ अलग अलग हैं। तो ये मैं आपको बता देती हूँ कि कहाँ पे कब का हुआ था। ये शायद डेट ही आई हुई थी मैच करने के लिए, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं थी, डेट आई थी मैच करने के लिए। तो लखनऊ में 4 जून से स्टार्ट हो गया था 1857 का रिवॉल्ट। ठीक है, कब से? 4 जून से स्टार्ट हो गया था लखनऊ में। ठीक है, ये देखिए, एल के बाद यू है, जे के बाद यू है। तो इससे आप चाहें तो इस वाली न्यूमेरिक टेक्निक से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ एल यू है, यहाँ जे यू है। तो जून में हुआ था लखनऊ का। बराक, बराक में हुआ था मार्च में, 29 मार्च 1857 को। अब आप इसे कैसे कर सकते हैं? बी के बाद ए है, यहाँ भी एम के बाद ए है, मार्च। ठीक है, बराक और मार्च। ये थोड़ी सी देखिए, कोई न्यूमेरिक टेक्निक बहुत ज़्यादा फेमस या अच्छी वाली तो है नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश है कि थोड़ा सा लर्न हो जाए। तो यहाँ पे इन दोनों से मैच करके 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको लर्न हो जाएगी कि बराक में जो रिवोल्ट हुआ वो 29 मार्च को हुआ। अब देखेंगे झांसी। तो झांसी में आप कहोगे मैम ऐसा तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ जून दे रखा है। तो देखिए, झांसी जून नॉर्मल आप लर्न कर सकते हैं, जे जे झांसी जून। लखनऊ में क्या है? एल के बाद यू है तो जे के बाद यू है। झांसी में जून 1857 को हुआ। मेरठ में, यहाँ झांसी की डेट नहीं दे रखी है, अगर आपको मिलती है तो प्लीज़ आप मेंशन कीजिएगा। मेरठ में हुआ था 10 मई को, एम एम। ठीक है, एम एम। तो आप कहोगे मैम हम तो बराक और मेरठ में थोड़ा सा हो जाएंगे कंफ्यूज, क्योंकि आपने तो एम के बाद बोला है। तो देखिए, थोड़ी सी कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी लर्न करने की। ठीक है, मेरठ में 10 मई को हुआ था। तो ये है कुछ डेट 1857 के रिवॉल्ट की। अब हम जानेंगे कि अगर हम वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस की बात करें तो इनमें से कौन सा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वॉइड कर दिया जाता है, डिक्लेयर। देखिए, जो वाइस प्रेसिडेंट के एक्ट हैं, जब भी डिक्लेरेशन आती है कि वाइस प्रेसिडेंट को हटा देना चाहिए, वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, तो इनकी जितनी भी इन्होंने काम किया है वाइस प्रेसिडेंट ने, वो वैलिड ही रहेगा। ठीक है, वो गलत नहीं साबित होगा। वाइस प्रेसिडेंट ने जो भी काम किए होंगे, चाहे उनके इलेक्शन कितने भी खराब गए हों, अच्छे नहीं हो,
लेकिन वो फिर भी उनके काम सारे वैलिड ही रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है यूनियन बजट डिपार्टमेंट 2023 to 24 एलोकेशन अमाउंट अप्रॉक्स इज करेक्टली मैच। देखिए 2023 का क्वेश्चन पेपर है ये, और 2023 से 24 का ही यहाँ पर बजट का क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ बजट की यूपीएससी में नहीं आती, लेकिन आपके यूपीपीएससी में डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च का अमाउंट भी आया है कि कितना यूनियन बजट ने एलोकेट किया है किसको, हेल्थ रिसर्च डिपार्टमेंट को। तो ये क्या है 9155 करोड़। इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को गया है 89,155 करोड़। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को गया है 80,000 करोड़, और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को गया था 5,000 करोड़। तो मेरा कहना ये है कि आप एक बार अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो 2024 और 2025 का जो बजट आया है आप एक बार उसको पढ़ के जाइए, जो जुलाई वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखेंगे डिजीज़ के बारे में है, और डिजीज़ के कौन से फैक्टर्स होते हैं उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो ये है पेप्टिक अल्सर। एक पेप्टिक अल्सर मुंह में छाले जैसी कोई बीमारी होती है, तो वो किससे होती है, फैक्टर क्या है वो, तो उसका फैक्टर है बैक्टीरियल। जैसे कुछ सड़न की वजह से, कुछ खाना पीना, ये सड़न की वजह से बैक्टीरिया कैसे होते हैं, किसी चीज़ को थोड़ा सड़ाया जाता है तभी बैक्टीरिया होते हैं, तो ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। इसके बाद डेंगू वायरस से होता है, मच्छर से होता है जो वायरस फैला देते हैं। ठीक है, तो डेंगू होता है वायरस से। इसके बाद एलिफेंट फुट, ये भी एक बीमारी है एलिफेंट फुट, ये होती है कीड़ों से। ठीक है, एलिफेंट के फुट में ये बीमारी हो जाती है। और मलेरिया होती है प्रोटोजोआ, किससे, प्रोटोजोआ फैक्टर से, जो कि आपके मादा मच्छर के काटने से फैलता है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चन है वो मैं भी करा रही हूँ, और बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करा दूंगी। 1-2 दिन का वेट कीजिएगा, अभी काम चल रहा है उसके। और मेरा हैंड रिटन नोट्स में देने का आपको मकसद यही है, अगर आप कोई भी एक स्टूडेंट भी देख रहे हो ना मेरी वीडियो और आपको फ़ायदा पहुंच रहा हो, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उसका मेरा मकसद ये है आपको हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में देने का, क्योंकि अंत में जाकर पढ़ाई आपको ऐसी करनी है और आपको एग्ज़ाम भी ऐसे ही देने हैं। तो एक बार आपको आइडिया भी हो जाता है और बहुत प्रैक्टिकल फॉर्म में आप पढ़ पाते हैं। पीपीटी यूँ खूब अच्छे से बना सकती हूँ, वीडियो में आपको ग्रीन स्क्रीन वाला दे सकती हूँ, लेकिन देखिए ओवरऑल जाके पढ़ाई आपको ऐसे ही करनी है। तो आप एक बार इसी बोरिंग रूटीन में पढ़ें ना, तो आपको खुद ही इसी के आदी हो जाएंगे और आपको क्लियर भी होंगी चीज़ें। तो लिखनी तो क्योंकि ऐसे ही है ना आपको इन लास्ट। इसके बाद देखेंगे इवेंट्स लास्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट्स को यहाँ पर लगाना था। तो देखिए सबसे पहले हुआ था होम रूल मूवमेंट, जो 1916 to 18 में हुआ था। जलियांवाला बाग मसाज जो हुआ था आपका हत्याकांड, वो था 1919 में। खिलाफत मूवमेंट आया था 1919 से 1924 तक चला, और मोपलहा रिवोल्ट हुआ 1921 में। इसके बारे में आपको ल्यूसेंट में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, किसमें, ल्यूसेंट में भी मिल जाएगी, और आप चाहें तो इसको स्पेक्ट्रम में भी पढ़ सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री का ये आपका क्वेश्चन है। इसके बाद देखेंगे विद रेफरेंस टू मिनिमल रिसोर्सेज विच इज़ करेक्ट। अगर हम मिनरल रिसोर्सेज की बात करें तो इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए जो मिनरल रिसोर्सेज हैं ये आपके ज़मीन को खोद कर या ज़मीन से पाए जाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके इलेक्ट्रिकल सामान बनाने में, बैटरी बनाने में। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इसमें से जो करेक्ट है वही मैं आपको बता रही हूँ। जो लिथियम है, लिथियम इन्फर्ड रिसोर्स, ये फाउंड हुआ है जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप करते हैं फॉलो करंट अफेयर को तो आपको पता ही होगा, जम्मू कश्मीर की रियासी डिस्ट्रिक्ट में फाउंड हुआ है। और इंडिया का जो इम्पोर्ट है बहुत सारे मिनरल्स जैसे कि लिथियम, निकेल और कोबाल्ट, इंडिया का इंपोर्ट डिपेंड होता है, यानी कि इंडिया में कम मिलते हैं। इंडिया मोस्टली बाहर से अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह से इनको कराता है यहाँ पर इंपोर्ट। इसके बाद है 51 नेचुरल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड इन बैलेंस सो दैट नेक्स्ट जनरेशन कैन ऑल्सो यूज इट। किसका टर्म है बताइए, ये बहुत ईजी है। इकोनॉमी अगर आप पढ़ते तो आपने कई बार पढ़ा होगा, यहाँ ज्योग्राफी में भी आता है, एनवायरनमेंट में भी आता है, कि आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करें कि वो ख़त्म ना हो जाए आने वाली जनरेशन के लिए। भाई आने वाली जनरेशन भी तो आपकी है ना, आपके बच्चे हैं, आपके और आगे की पीढ़ियाँ हैं। तो इसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके बाद है जो रेजिग्नेशन लेटर होता है, जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो किसको देता है, तो वो दिया जाता है प्रेसिडेंट को। कि ठीक है,
रेजिग्नेशन लेटर जज के द्वारा ये नहीं है कि सीजेआई को दिया जाता है, नहीं, प्रेसिडेंट को दिया जाता है। इसके बाद है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम कौन थी? ये थी बाबर की डॉटर। कौन थी? बाबरनामा भी आई थिंक इन्होंने लिखा था, या हुमायूं नामा। ये डॉटर थी बाबर की। इसके बाद इल्तुतमिश, ये फादर थे रजिया के, रजिया सुल्तान जो थी। हमीदा बानो बेगम, ये थी अकबर की मदर। तो वाइफ किसकी हुई? वाइफ है ये हुमायूं की। शाह तुर्कान कौन थी? इल्तुतमिश की वाइफ। ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, दैट इज जो पार्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज का और डीपीएसपी दोनों का, तो वो कौन सा है पार्ट? वो है प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, दैट इज आर्टिकल 40A डीपीएसपी में आता है, और आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आते हैं ये, कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। तो ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अभी के लिए इतना ही, आगे मैं और अपलोड करूंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।